नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856400560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @स्टडी फॉर सिविल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। हम जानेंगे जो राज्य सरकारें अपने निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण देने जा रही हैं, ऐसे लॉज ला रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के फॉर्म में इस टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिजर्विंग सीट्स इन प्राइवेट जॉब्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट कर्टेल्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। डिस्कस। निजी नौकरियों में सीटें आरक्षित करने का राज्य सरकार का निर्णय असंवैधानिक है क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कम करता है। चर्चा करिए। आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ। हम आंसर की शुरुआत करेंगे ये बताते हुए कि भारत राज्यों का एक समूह नहीं है। इंडिया इज नॉट अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, बल्कि ये राज्यों का एक संघ है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और कुछ राज्यों द्वारा जो अपने नागरिकों को नौकरी में आरक्षण प्रदान करने के लिए हाल ही में कानून बनाए गए हैं वो भारत की राष्ट्रीयता के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट द नेशनैलिटी। तो अभी हम करंट अफेयर्स की न्यूज़ मेंशन करेंगे। हम बताएंगे कि अभी रिसेंटली जो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020, जो कि मैंडेट करता है जो 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करने वाली फर्म्स हैं उनमें 75% जॉब रिजर्वेशन इन ऐसी फर्म जिसमें ऐसे लोगों के लिए जिनकी सैलरी 30,000 रुपये महीना से कम है, लोकल कैंडिडेट्स के लिए 75% रिजर्वेशन, स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षण करने का आदेश देता है ये। तो द लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए कानून लगेगा और अगर इसका पालन नहीं किया गया तो इस पर सज़ा के भी प्रावधान है। तो नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसके पहले भी कुछ और सरकारें जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसे लॉज ला चुकी है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, अमान्य क्यों है? सबसे पहले ये है कि ये लॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि प्रॉमिस करता है आर्टिकल 19(1)(e) के तहत फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड वर्क थ्रू आउट द कंट्री। सबसे पहले ये लॉज उसको वायलेट करते हैं। दूसरा आर्टिकल 14, 15, 16, 19 का सीधा वायलेशन इसलिए है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन के काफ़ी बेसिस है, उसमें से एक बेसिस है प्लेस ऑफ बर्थ भी, तो उसका भी वायलेशन है। साथ ही साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आर्टिकल 16 कहता है, तो ये उसका भी वायलेशन है। और साथ ही साथ 19(1)(e) का भी वायलेशन है। दूसरा रीज़न ये है इस लॉ के कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होने का। फिर सच डिस्क्रिमिनेशंस आर थ्रेट टू द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया। ये भारत ये इस तरीके के भेदभाव राष्ट्रीयता के लिए खतरा है। और जो इंदिरा साहनी केस में 50% रिजर्वेशन की लिमिट लगी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लिमिट लगाई है रिजर्वेशन में 50% की, ये उसका भी हनन करता है क्योंकि 75% रिजर्वेशन दे रहा है। तो एक इस वजह से भी ये इनवैलिड है। अब क्यों सरकारें इस तरीके का एक्ट लेके आती हैं, क्यों लोगों को रिजर्वेशन देती हैं अपने जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं उनको? तो इसके बेसिकली 3 रीज़न है। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीज़न है वोट बैंक पॉलिटिक्स। जो माइग्रेंट वर्कर हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ की सरकार को वोट्स नहीं देते हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। तो इससे हो जाता है कि सरकार को लगता है अगर हम या इनको जॉब देंगे तो हमारा कोई फ़ायदा तो होना नहीं, इससे अच्छा है हम वही जॉब अपने लोकल कैंडिडेट को दें क्योंकि उन्हीं से हमें वोट आना है। तो सबसे पहला रीज़न ये बन जाता है। उसके बाद दूसरा रीज़न ये बनता है कि अपनी जो स्टेट इनकम है, अपनी स्टेट जीडीपी है, उसको बढ़ाने के लिए कि उनके स्टेट का पैसा उनके स्टेट में ही रहे, तो इसलिए भी सरकारें ऐसे कदम उठाती हैं। और तीसरा कदम इसलिए भी उठाया जाता है अगर किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लगाने के लिए किसी किसान की या किसी इंसान की ज़मीन ले ली है सरकार ने या किसी प्राइवेट फर्म ने, तो उसको फिर उसके पास कोई संसाधन नहीं रहता है अपनी जीविका अर्जित करने का, तो इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए नौकरियां दी जाती हैं। तो एक ये भी है कि रिजर्वेशन इतना कर दिया तो उन्हें नौकरियां दी जाएंगी, उनकी जीविका चलती रहे। तो ये 3 बेसिक रीज़न है। फिर हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो कि इस तरीके के लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करते हैं। तो हम देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बार ऐसा लॉ लाया था कि जो उनके एक पर्टिकुलर रीजन के कैंडिडेट थे
उनको टीचिंग की जॉब में प्रेफरेंस दी जा रही थी, उनको रिजर्वेशन मिल रहा था। तो इस तरीके के लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था 2002 में। फिर 1995 में आंध्र प्रदेश सरकार एक ऐसा रूल लाई थी जिसमें जो तेलुगु मीडियम कैंडिडेट्स थे उनको प्रेफरेंस दिया गया था। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। उसके बाद इंदिरा साहनी केस 1992 का बहुत फेमस केस है, उसमें रिजर्वेशन लिमिट सरकार ने 50% लगाई है। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 50% मराठास को रिजर्वेशन देने की मांग की थी, उसको भी सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो इससे प्रूव होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके के एक्ट्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है और इससे इन एक्ट्स के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना प्रूव होता है। हम आगे बढ़ने उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी प्रीओ मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन पेड कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। इन ग्रुप्स में आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लें और ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि और कौन कौन से चिंताएं हैं और कौन कौन से कंसर्न्स हैं इस तरीके के एक्ट से। तो ये एक्ट, इनसे एक एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि किसी एक रीजन में मान लीजिए मैन पावर तो अवेलेबल है पर वहाँ पे टेक्नीशियंस नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। किसी फर्म ने कोई एक कंपनी वहाँ लगाई, वहाँ पे उसे वर्कर की ज़रूरत है, लेकिन इस रीजन में स्किल्ड मैन पावर नहीं है। आपको मजदूर मिल जाएंगे लेकिन टेक्नीशियंस नहीं मिलेंगे। तो अब जब रिजर्वेशन हो गया है यहाँ पे, जॉब्स बाहर से लोगों को आने नहीं मिलेगा, तो यहाँ से फर्म फिर हटने लगेंगी क्योंकि उन्हें काफ़ी, अब अगर मान लीजिए टेक्नीशियंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे, पर फिर वो अपना मनमांगा दाम मांगेंगे क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियाँ हो जाएंगी कि बाहर से कोई आ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से कंपनीज को मुनाफा नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम्स होगी, तो वो यहाँ से पलायन करने लगेंगी, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा रीजन में। तो सबसे बड़ा एक नुकसान ये देखने को मिलेगा। फिर लोगों, जो स्टेट्स हैं उनमें इनइक्वालिटी आएगी। जो स्टेट्स हैं जो कि काफ़ी डेवलप्ड हैं वहाँ पे लोगों को अच्छी जॉब्स मिल पाएगी, और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी सही, वहाँ पे लोग अर्निंग अच्छी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है जिससे वो अच्छा अर्न कर पाएँ। वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ अच्छा अर्न करके अपने स्टेट में पैसा भेजते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी, तो स्टेट्स के बीच इनइक्वालिटी बढ़ेगी। फिर ये जो इक्वालिटी की फीलिंग है ना दोनों स्टेट्स के बीच, लोगों के बीच, वो तो ऑब्वियसली घटेगी ही घटेगी। तो एक ये बड़ा कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा। फिर कंक्लूजन हम देंगे। हम कंक्लूजन में बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट इन मेनी ऑफ इट्स प्रीवियस डिसीजंस हैज ऑलरेडी स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट्स। द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक अ नोट ऑन दिस एंड शुड नॉट क्रिएट बैरियर्स फॉर सिटीजंस ऑफ द अदर स्टेट्स। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले कई फैसलों में इस तरीके के भेदभावपूर्ण जो एक्ट्स हैं इनको रद्द करार दिया है। तो राज्य सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस तरीके के एक्ट्स को मना कर चुका है, वो बता चुका है कि नहीं, ऐसा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ऐसे एक्ट्स लाने ही नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ करना है तो वो और अपॉर्चुनिटीज पैदा करें और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें और जॉब्स क्रिएट करें, जिससे कि उनके स्टेट के जो लोग हैं, नेटिव्स जो हैं, उनको तो फ़ायदा हो ही, जो साथ में माइग्रेंट्स बाहर से आए उनको भी फ़ायदा देखने को मिले। अपने स्थानीय उम्मीदवारों के साथ साथ प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। कौशल प्रशिक्षण और उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे जनता मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। To benefit its local candidate as well as the migrant workers, state government should create job opportunities। काम क्या करना चाहिए, आप एक्ट्स बना के रिजर्वेशन मत कीजिए, आप जॉब्स पे लिमिट मत लगाइए, आप जॉब्स ही क्रिएट करिए। आप अपने यूथ को स्किल दीजिए कि और कंपनीज आके वहाँ पे इस्टेब्लिश हों और फर्म्स आए, वहाँ और इन्वेस्टमेंट बढ़े तो और जॉब्स बढ़े। आप लोगों को स्किल ट्रेनिंग दीजिए, एजुकेट कीजिए, ताकि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट हो और अपॉर्चुनिटीज़ आए। रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, बैरियर्स मत बनाइए। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम अपने आंसर को पूरा करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में और भी हम करंट अफेयर से लिंक करके टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।